हेलो बच्चों, क्लास 10th ICSE हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, दैट इज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। हमारा टारगेट जैसा है कि हम चाहते हैं कि लगभग आपका गर्मियों की छुट्टी खत्म होते होते, छुट्टी तो ख़त्म ही नहीं हो रही, गर्मी ख़त्म हो जाए, एटलीस्ट जुलाई तक हम क्या है हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर दें, क्योंकि बार बार उस कहानियों को पढ़ने में आपको भी बोरिंग लगता है और हमें पढ़ाने में भी, ठीक है, जिससे क्या हो सके हम मैथ्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो ये सभी चीज़ें पढ़ी जा सकें, ठीक है, बचे हुए समय पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दिस चैप्टर। दैट चैप्टर नेम इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जैसा कि मैंने पहले ही थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था, बट फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए जिससे आपको रिकॉल हो सके कहाँ तक आपने पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा गया है, मैं बार बताऊँ तो आपको बोरिंग लगेगा, बट आपको खुद पता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए कहा गया क्योंकि पहली बार हम एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे और हम चाहते थे कि हमें क्या मिले, आज़ादी मिले, हमें कहीं ना कहीं फ्रीडम मिले, इसलिए हम खड़े हुए थे। दैट्स वाई इसे कहा गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर. Now let's start this chapter, that is the process of British conquest of India and the consolidation of the British rule was accompanied by the resentment among the Indians. Hardly a year passed till 1857 when some of the part of the country and other did not rise in the revolt against the British dominance of India. However, these rebellions were local, स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड। क्या है, 1757 के लगभग एक साल पहले तक अगर हम बात करें तो लगभग कई सारे छुटपुट विरोध हुए थे, कई सारे जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन से अपने आप को बचाने के लिए कई विरोध किए गए, कई बार कहते हैं लोग उठ खड़े हुए किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए, और ये सारी चेंजेस, ये सारे जो बदलाव या परिवर्तन लाने के जो प्रयास थे वो बहुत छोटे थे, या हम कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि वो बटे हुए थे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग किंगडम्स में, जिसके कारण से उसका एक पावरफुल, एक मजबूत जो हम कहें मैसेज या हम कहें संदेश अंग्रेजों को हम नहीं दे पाए इसके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी था जानना। आइए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझते हैं। However, these rebellions were local and scattered हो चुका। They did not pose a serious challenge to the British. Nonetheless, these revolts established a local tradition of struggling against the foreign rule. They did not pose a serious challenge. कोई ऐसा बहुत खास फर्क नहीं पड़ा अंग्रेजों को, इन सभी छोटे मोटे जो विरोध प्रदर्शन हुए या विरोध दर्ज कराए गए, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ा ये भी जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे, ठीक है, लोकल थे, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। अब द सल्क्यूमिनेशन of the such opposition of British rule came with the first war of independence in 1857, in which millions of peasants and artisan soldiers and participated. It shook the British government to its very foundation. और अंग्रेजों की जड़ें हिला देने का काम किसने किया? जड़ें हिलाने का काम किया है जो पहला विरोध दर्ज कराया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, कब? 1857 में, ठीक है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें कई लाख किसान हैं, व्यापारी हैं, ठीक है, और सैनिक हैं, ठीक है, और हम कह सकते हैं आर्टिशंस, हम कहें कुम्हार, या इस तरह के जो भी आप शब्द का उपयोग करना चाहो वो कर सकते हो, ये सभी पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इससे क्या हुई थी? जड़ें हिल गई थी। इसकी जड़ें हिल गई थी, अंग्रेजों की जड़ें हिल गई थी, ठीक है। अब इट सूक्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इट्स वेरी फाउंडेशन, की जड़ें हिलाकर रख दिया गया। इसके द्वारा ये पहले जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसमें लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या कारण थे? पहला जो इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ, क्या कारण थे, आइए उनको जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम देखते हैं कि द फर्स्ट 100 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया
तो पहला कारण था कि लगभग 100 साल का राज्य हो चुका था किसका, अंग्रेजों का, कहाँ पे, भारत में। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण था कि हम लोग जो है ऊब चुके थे पूरी तरह से, हम लोग परेशान हो चुके थे जिस तरीके से हमें आप समझ सकते हो जैसे कि 100 साल से कोई रूल कर रहा है, और रूल भी ऐसे कर रहा है क्रुएलिटी के साथ, ठीक है, सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जबरदस्ती खूब टैक्सेस बढ़ा रहा है, टैक्सेस लगा रहा है, ठीक है। तो वो सब एक कारण था, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ लोग खड़े हुए। वेयर मार्क्ड एज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द देयर डोमिनेंस इन इंडिया, और कहीं ना कहीं बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो, बहुत तेजी से बढ़ा, और साथ ही साथ ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं जो है इंडिया में है डोमिनेंस होने लगा। किसका और डोमिनेंस होने लगा? अंग्रेजों का, और अंग्रेज जो है दबदबा बनाने लगे। द कंटिन्यूड effect of British expansion policies, economic exploitation and administrative changes adversely affect all the segment of Indian society। इसके वजह से क्या हुआ, समाज का हर एक स्तर, हर एक लेवल पे क्या है, तबाही आती चली गई, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो हमारा डेवलपमेंट होना हो, सब कुछ तबाह था। कहीं ना कहीं कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहे थे। द रूलिंग क्लासेस वेयर डिस्पोजेस ऑफ देयर पावर, और जो ऐसी क्लास थी जो कि एक समय राज्य करती थी, उसकी पावर छीन ली गई, उसकी ताकत छीन ली गई। मीन्स उनके पास जो रूलिंग पावर था वो सब कुछ छीन लिया गया, और कहीं ना कहीं वो उनके साथ एक तरह से डिसरिस्पेक्ट दिखाया गया, एक बेइज्जती की गई, क्योंकि जिनके पास पावर था वो उससे गो थ्रू थे, वो चाहते थे हमेशा उनके पास पावर रहे, वो छीन लिया गया। कहीं ना कहीं उससे वो बहुत दुखी थे, गुस्सा भी थे। अब जो किसान थे, छोटे किसान थे, उनकी जमीन छीन ली गई, जमीन का अधिकार छीन लिया गया। द आर्टिसन लॉस देयर लिवलीहुड, और जो छोटे छोटे व्यापारी हम कहें, या फिर हम कहें कला के रोजगार में जो लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि एग्जांपल है, लोग कुम्हार है, सोनार है, इन लोग का जो जीने के लिए जो जीविका जो थी वो सब छीन ली गई, ठीक है। और सीधी सी बात है कि अब कॉटन क्लॉथ जो हाथ से बने हुए हैं, और वो अगर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिट करने लगेंगे किसके साथ, वो क्लॉथ्स के साथ जो कि मशीन से बने हुए हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग डेवलप कर सकें। क्लियर? The middle and upper classes of Indian society, particularly in northern India, were annoyed because of their exclusion from the well-paid higher post of in the administration. Men who followed cultural or religious activities like priests and scholars found themselves without income as they lost their patron. The Indian rulers and princes and zamindars who had themselves lost their authority, the company Indian soldiers were discontent with the low pay, hard life, and ill treatment meted out them by the British officers. Thus, the 1857 conditions were ripe for a mass uprising, and accumulated the grievance of the people burst forth in the form of the First War of Independence. अब कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम क्या आई थी? प्रॉब्लम ये आई थी कि अब जो लोग थे उनकी रोजगार छीन गया, लोग भूखे मरने लगे, जमींदारों के पास किसानों के पास उनकी जमीन छीन ली गई, ठीक है। अपर क्लास और मिडिल क्लास की हालत खराब हुई थी, क्योंकि अपर क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी particularly in northern India were annoyed because they are exclusion from the well paid higher post in the administration। क्या है कि जो अपर कास्ट थी वो भी दुखी थी, क्यों? क्योंकि उनको जहाँ पे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जहाँ पे अपर पोस्ट, जहाँ पे वो अच्छे से काम कर सकते हैं लोग, वहाँ पे पैसा ज्यादा मिलता है एज कंपेरिजन टू द लोअर पोस्ट, वहाँ पे उनको काम करने नहीं दिया जाता था। उसके बाद उनके कहीं ना कहीं दबाव बना के रखा जाता था, जिससे कम पैसों में ही वो काम करें, ठीक है।
अब जो लोग कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज से जुड़े हुए, जैसे पंडित थे, ठीक है, स्कॉलर्स थे, वो जो पढ़ाने लिखाने वाले थे, ठीक है, टीचर्स थे, फाउंड देमसेल्व्स विदाउट इनकम एट दे लॉस देयर पैट्रन, उनकी क्या कहते हैं जमीन ही खिसक गई थी क्योंकि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। द इंडियन रूलर्स एंड द प्रिंसेस एंड जमींदार्स हु had themselves lost their authorities, वहाँ पे जो भारतीय राजा थे, शासक थे, उनके पास से भी उनके अधिकार छीन लिए गए थे, और जो जमींदार थे जिनके पास कई बीघे जमीन हुआ करती थी, उनके पास से उनकी जमीन छीन ली गई। कहीं ना कहीं ये सब बदलाव कहीं ना कहीं दबा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे किसको, अंग्रेजी शासन को। क्लियर? ऊपर से और क्या खास चीज़ थी, खास चीज़ ये थी कहीं ना कहीं लोगों को पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही थी, जैसे कि जो कि आर्मी मिलिट्री में काम करने वाले जो लोग थे उनको बहुत दबाया जाता था अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ों के लोगों के द्वारा उन्हें सप्रेस किया जाता था, कलर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और साथ ही साथ इसके एक और भी चीज़ था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेजेस किया जाता था कि मीन्स अगर आप अंग्रेज हैं, आप उनके देश से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको उसी पोस्ट पे हाई वेजेस मिलेंगे, और आप अगर इंडिया के हैं और दूसरे उनके देश के नहीं हैं तो उसी पोस्ट पे आपको लो वेजेस मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये कारण था जिससे कहीं ना कहीं लोग आहत हुए, गुस्सा हुए, और किसके खिलाफ गए, अंग्रेजों के खिलाफ गए। अब यहाँ पे पॉलिटिकल राजनीतिक कारण क्या थे जिसके वजह से कहीं ना कहीं बदलाव, उथल फुथल देखने को मिला, और कहीं ना कहीं पहली बार जो सभी लोग एक भीड़ में एकत्रित होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, बढ़ा अपने राज्य को बढ़ाने की जो पॉलिसी बनाई गई थी, नियम कायदे कानून बनाए गए थे, वो भी एक कारण था मेजर अपराइजिंग का, लोगों को उठ खड़े होने के लिए, खिलाफ जाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ जाने के लिए। जैसे ब्रिटिश पॉलिसी कंट्रोल एंड ग्रेजुअल एक्सटेंड द नेटिव इंडियन स्टेट्स was one of the major grievance of the Indian ruler. Ever since the Battle of Plassey, June 1757, the East India Company territorial power has increased rapidly. The British tried to expand their political power in India by the four ways. क्या है, उन्हें चार ऐसे नियम कायदे कानून बनाए थे, उसके बेसिस पर क्या है, अपने आसपास के जो भी राज्य उनके बीच में आ रहे थे उन सब पे धीरे धीरे कब्जा करते हुए चले जा रहे थे। जैसे कि कौन कौन से नियम बनाए गए थे, जैसे कि आउटराइट वॉर्स, पहला तो है युद्ध लड़के, ठीक है, टू एक्सपैंड देयर टेरिटोरियल पावर इन इंडिया एंड टू सेफगार्ड देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, द ब्रिटिश waged many wars. The Battle of Buxar 1764 क्या है कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने आप को और पावरफुल करने के लिए, राजनीतिक तौर पर और दोनों तरीकों से मजबूत करने के लिए, कहीं ना कहीं अपने राज्य को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले कई सारे युद्ध लड़े। जैसे जिसमें क्या है, बैटल ऑफ प्लासी है, उसमें जैसे ब्रिटिश एज द मास्टर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, फिर कहाँ कहाँ लड़े, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में लड़े। एज ए रिजल्ट ऑफ देयर सक्सेस एंग्लो मैसूर वॉर इन 1767 एंड 1799, द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स मोस्ट ऑफ टेरिटरीज ऑफ मैसूर स्टेट। अब जो युद्ध चला 1767 से लेकर 1799 तक, मैसूर, एंग्लो मैसूर, अंग्रेजों और मैसूर के साथ जो युद्ध चला, उसमें कई सारे जो है हिस्सा जो है कब्जा कर लिया, किसने, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1717 टू 18, जो तीसरा युद्ध हुआ मराठा और अंग्रेजों के बीच में 1717 से लेकर 18 के बीच में, द पेशवाज एंटायरली डोमिनेंस एंड ऑल द मराठा टेरिटरी नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर वेयर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश एंड द पंजाब वेयर एनेक्स इन 1849। और वहाँ पे एक समय था कि वहाँ पेशवा राज करते थे, और वहाँ पे डोमिनेंस उनका था, उनका दबदबा था, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े भी बहुत बड़े लेवल पर उनका राज्य था एक तरह से। और उस पर कब्जा किसने कर लिया, अंग्रेजों ने कर लिया तीसरे युद्ध के बाद। उसके बाद फिर पंजाब में कब्जा कर लिया 1849 में, आफ्टर द सिक्स वेयर डिफीटेड, जब उनको सिख को हरा दिया इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर
From 1823 to 1856, the British further extended their empire by conquering the Sindh territory of Assam and Arakan or Tenasserim एंड पिगू इन म्यांमार। अब कई और राज्य को भी बढ़ाए, जैसे कि कई राज्य में 1823 से लेकर 56 तक कई और राज्य सिंध जैसे कि असम, अराकन और टेनेसेरिन और पेगू, ये सब जो म्यांमार के भी राज्य थे, इन सभी को बढ़ा करके किसमें जोड़ा, अंग्रेजी शासन में जोड़ा। तो ये पहला था कि हाँ उनको युद्ध लड़ करके अपने दूसरे स्टेट के ऊपर डोमिनेंस दिखा करके कब्जा करना था। दूसरा था सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या है आगे वो भी देखते हैं। सम इंडियन स्टेट्स वर बॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट एक्चुअली एनेक्सिंग देम। कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनको बिना कब्जा किए हुए अंग्रेजी शासन काल के अंदर ला दिया गया था। दिस वॉज डन बाय द फॉलोइंग सब्सिडियरी अलायंस। इसको किया कैसे गया था? सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू किया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड वर्सले, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड वर्सले के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था यह नियम। अंडर दिस सिस्टम, इस नियम के अनुसार द इंडियन रूलर्स हु एग्रीड द सब्सिडियरी अलायंस, वो शासक जो भारतीय शासक ये मान लेंगे इंडियन सब्सिडियरी अलायंस को मानेंगे, उन्हें क्या क्या मानना पड़ेगा? एक्सेप्ट द ब्रिटिश एज ए सुप्रीम पावर, अंग्रेजों का अपना पूरा पावरफुल लीडर या सुप्रीम पावर मानना पड़ेगा। सरेंडर देयर फॉरेन रिलेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने जितने भी विदेशी रिश्ते हैं अलग अलग देशों के साथ सब सरेंडर कर देना है किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। एंड एग्रीड दैट दे वुड नॉट एंटर इनटू एनी अलायंस विद एनी अदर पावर एंड वुड नॉट वेज वॉर्स, और वो ना किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाएंगे, ना किसी दूसरे देश के साथ बिना अंग्रेजों के परमिशन के युद्ध लड़ेंगे, और ना किसी तरह के युद्ध में अपना सहयोग देंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से शासक खाली नाम के हो करके अंग्रेजों के गुलाम बन गए। ठीक है, अगर ये अलायंस को आप मानते हैं तो। Except the British resident at their headquarters and agreed not to employ any European in their service without consulting the company. और जो जितने जहाँ जहाँ ब्रिटिश रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं, ठीक है, उनको एज अ हेडक्वार्टर माना जाए। जैसे अंग्रेजी शासन जहाँ से रूल आउट किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, उसको हेडक्वार्टर माने। मीन्स कि अगर कोई भी चीज़ हो तो उसको रिपोर्ट किसके पास करना है? इंग्लिश हेडक्वार्टर में, ठीक, अंग्रेजों के पास रिपोर्ट करना है। फिर किसी भी यूरोपीय कोई भी व्यक्ति को आप नौकरी पे नहीं रख सकते जब तक आप किससे परमिशन ना लें? अंग्रेजों से परमिशन ना लें उसको रखने की, तब तक आप क्या है किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रख सकते। उसके बाद एग्रीड टू मेंटेन द ब्रिटिश ट्रूप एज देयर ओन कॉस्ट, और जो अंग्रेजी सेना होगी उसको भी बनाएंगे, बनाकर रखेंगे, और अपने शर्तों पे नहीं, अंग्रेज जो कहेंगे उन शर्तों पर, मीन्स जो वेजेस कहेंगे अंग्रेज उनको देना होगा, बट अपनी जेब से, ना कि अंग्रेज उसे पे करेंगे। उसके बाद वर्चुअली लॉस देयर इंडिपेंडेंस, अगर एक तरह से कहें तो उनकी खुद की आज़ादी छिन जाती है। ठीक है, शासकों की आज़ादी छिन जाती है। By 1856, 1856 में practically all Indian states has been annexed and has entered into the alliance with the company. और क्या 1856 तक ज़्यादातर ऐसे राज्य थे जो कि या तो जीत लिए गए थे, या तो क्या है सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ गए थे? अंग्रेज शासन काल के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, द ब्रिटिश हैड बिकेम द सुप्रीम पावर एंड द इंडियन प्रिंसेस वर रिड्यूस्ड टू पपेट्स, और अंग्रेज जो है पूरी तरह से पावर जो है किसके पास चली गई थी? अंग्रेजों के पास चली गई थी। और जो यहाँ के राजकुमार थे, राजा थे, वो जैसे पपेट होता है, कुत्ता होता है, उस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता था। अब अगला रूल है, नियम है डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स। ठीक है, अब डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे, जिस तरह आज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? भारत के। ठीक है, इंडिया के नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो रूल करता हुआ इंडिया था वहाँ के। ठीक है, एनेक्स मेनी इंडियन स्टेट्स टू द कंपनी यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स, कई राज्य में जोड़े थे, किसमें? भारत उसमें अपने राज्य में, मीन्स अंग्रेजों के राज्य में जोड़े थे डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स के मदद से। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, इसके नियम के अनुसार हायर अडॉप्टेड विदाउट कॉन्टेस्ट ऑफ द कंपनी, क्या है? अगर अपनाया हुआ बच्चा है,
ठीक, खुद का बच्चा नहीं, किसी भी नेचुरल प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, अगर खुद का बच्चा नहीं है, आपने हायर किया है विदाउट द कॉन्स्टेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिकमेंडेशन के बिना, कुड इनहेरिट ओनली द प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो सिर्फ और सिर्फ जो उस पिता की या उस राजा की निजी संपत्ति है उस पे सिर्फ उसका अधिकार होगा, ठीक है। डिकी प्रॉपर्टी ऑफ द डिकीज रूलर, रूलर खत्म हो रहा है, मृत हो जाएगा, तो उसकी जो खुद की प्रॉपर्टी मीन्स जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स जो पेंशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स वो एक रूलर को दिया जा रहा है, एक व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बेसिस पे क्या है कि अगर आपका नेचुरल चाइल्ड नहीं है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसकी प्राइवेट संपत्ति मिलेगी, खुद की संपत्ति, ठीक है, जो उसके अंदर आएगी। व्हेन द रूलर ऑफ झांसी डाई, अब इससे क्या हुआ, कई सारे राज्य छीने गए। व्हेन द रूलर ऑफ झांसी डाई, झांसी के राजा मर गए, ठीक है, इन 1853, कब, 1853 में, लीविंग नो नेचुरल हेयर, और उनका खुद का कोई भी बेटा नहीं था मरने के बाद तक। The widowed Rani was pensioned and their adopted son Anand Rao was not recognized as the lawful successor to the throne. जो विधवा रानी लक्ष्मी बाई थी उनको पेंशन मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, बट जो उनके बेटे थे आनंद राव उनको पेंशन या फिर उनको क्या कहते हैं पावो देने से मना कर रहे थे। कौन, गवर्नमेंट मना कर रही थी, उनको कहीं ना कहीं सक्सेसर नहीं मान रही थी। किसका सक्सेसर, किंग ऑफ झांसी, ठीक है। तो द अदर प्रोमिनेंट स्टेट्स विच बिकेम विक्टिम्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ आर, अब इसी नियम के तहत कई और राज्य भी बलि के बकरे बने और वो छीने गए। उसमें कौन कौन से राज्य हैं आइए देखते हैं। सतारा, ठीक है, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, ठीक है। The principle of lapse was also applied to take away the titles and pensions. सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि राज्य छीना जा रहा था, जो कहीं ना कहीं एक तरह से टाइटल्स थे, उपाधि थी, वो भी छीन ली जाती थी। जो पेंशन मिलती थी, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडी अलायंस के तहत आप अगर जब अंग्रेजों के शासन में जुड़ते थे तो उसमें एक पेंशन दी जाती थी, तो वो भी मिलना बंद हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, रीगल टाइटल्स ऑफ द नवाब्स ऑफ द कर्नाटिक एंड तंजूर वेयर टेकन अवे, दिस कॉज द डिसकंटेंट अमंग द रूलर्स एज वेल एज अमंग द पीपल इन जनरल। अब जो नवाब थे कहाँ के, कर्नाटक के थे और तंजूर के थे, उनके जो टाइटल्स थे, जो उनको उपाधि दी गई थी, वो छीन लिया गया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, उससे वो राजा ही सिर्फ आहत नहीं हुए, जो उनके साथ रहने वाले जो दूसरे लोग थे वो भी कहीं ना कहीं आहत हुए, ठीक है। The doctrine of Indian state, the ruler of Indian state believed that their states were annexed not by the application of doctrine of lapse but due to lapse all the moral of the part of the British. उनका ये मानना था कि ये हमारा जो राज्य है इस बेसिस पे नहीं छीना गया कि हमारा नेचुरल हायर्ड सन नहीं है, इस वजह से राज्य छीन लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लेप्स ऑफ ऑल मोरल्स हैं, सारे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी है किसने, अंग्रेजों ने। और उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं अपना राज्य कैसे बढ़ाया जा सके, कितनी जल्दी राज्य बढ़ाया जा सके, ये उनकी सोच और विचारधारा है। चलिए, ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ एलिज मिसरूल आगे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली ये आपको वीडियोस में जो भी कुछ समझाया गया समझ में आया होगा। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप 11 से 6 तक आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और होपफुली आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ईमेल आईडीज हमें प्रोवाइड कर दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से ये वीडियोस पब्लिक नहीं रहेंगे, उसके बजाय ये प्राइवेट रहेंगे। दैट्स वाई क्या कहते हैं, ईमेल्स आर नेसेसरी, जिससे क्या है आपको जो लोग पेड हैं उन्हीं को सिर्फ वीडियोस देखने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। टेक केयर, गुड बाय। अपना ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने साथ अपने समाज का ख्याल रखेंगे।
और आप जब अपना और समाज का दोनों का ख्याल रखेंगे तभी एक स्वस्थ और सुंदर देश के एक सुंदर देश के गठन हो पाएगा, और कहीं ना कहीं जो एक महामारी फैली हुई है उससे हम बच पाएंगे। मास्क जरूर पहने, अगर बाहर जा रहे हैं कोशिश करें कि बाहर ना जाना पड़े, और अगर किसी कारणवश लाचार हैं आपको बाहर जाना ही पड़ेगा तो सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग जरूर करते रहें। अपने आप को बचा के रखें, आप अपने आप के साथ साथ अपने परिवार को भी बचा रहे हैं, और अपने परिवार को बचाने के साथ साथ क्या है, अपने परिवार को बचाने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपने समाज को भी बचा रहे हैं इस तरह की बड़ी बीमारी से बचा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय, टेक केयर।